हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है। आज का करंट अफेयर का जो सेशन है क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए? नवंबर 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए? सही जवाब है दो आयुर्वेद संस्थान जो है राष्ट्र को समर्पित हुआ 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आयुर्वेद संस्थान ये दो जो है, पहला है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान है वह है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, ध्यान रखिएगा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्य विश्वविद्यालय का जो दर्जा है किसको दिया गया है? तो NIA यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को, याद रखिएगा। और विशेष क्या है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इस दिवस का केंद्रीय विषय जो था वो कोविड-19 के लिए आयुर्वेद था। 89 नंबर है। नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना के सफल होने की घोषणा की गई? 89 नंबर, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना के सफल होने की घोषणा की गई? सही जवाब है डी ऑप्शन यानी केसर। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर के खेती के लिए पायलट परियोजना संबंधित क्षेत्र केसर के उत्पादन से है। उत्पादन किया गया कहां पर? तो दक्षिण सिक्किम के यांग ग्राम में। क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के द्वारा किया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया। कश्मीर का पंपोर क्षेत्र भारत का केसर का जो है कटोरा कहा जाता है। जो कश्मीर का पंपोर क्षेत्र है वह है भारत का केसर का कटोरा। देखिए याद रखिएगा, केसर उत्पादन के जो दूसरे प्रमुख क्षेत्र हैं वो है बडगाम, श्रीनगर तथा किश्तवाड़ यानी जम्मू कश्मीर। सभी ये जम्मू कश्मीर के जो है क्षेत्र हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो विशेष है, सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी तथा हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से सिक्किम के यांग की मिट्टी और उसकी पीएच स्थिति को समझने के लिए परीक्षण किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2020 में भारत ने किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की? 2020 में भारत ने किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की? सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी INS सिंधुवीर जो है प्राप्तकर्ता देश कौन है? म्यांमार है, अक्टूबर 2020 में। और प्रदानकर्ता देश है भारत। भारत ने म्यांमार को अक्टूबर 2020 में जो है INS सिंधुवीर जो है मतलब कि दिया था, प्रदान किया था। और विशेष क्या है? तो म्यांमार के द्वारा नामकरण INS सिंधुवीर का नया नाम है UMS माइनी जो है यानी कि तेहिंग खांतू। देखिए 24 दिसंबर 2020 को म्यांमार के नौसेना में यह शामिल हुआ। INS सिंधुवीर जो है 1988 से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रही थी। रूसी मूल की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि 300 मीटर गहराई तक जा सकती है और यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है। यह किलो क्लास की पनडुब्बी है। किलो क्लास यानी नाटो के द्वारा रूस के इस पनडुब्बी श्रृंखला को दिया गया एक नाम है। और विशेष क्या है? तो यह जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द विजन का हिस्सा है, यानी सागर विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों को सशक्त बनाना है। 91 है 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन आभासी तरीके से कहां किया गया? 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन आभासी तरीके से कहां किया गया? सही जवाब है नई दिल्ली में। इसके बारे में देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 9 नवंबर 2020 को उद्घाटन हुआ इसका। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। और आयोजन स्थल नई दिल्ली में आभासी तरीके से किया गया। शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान इसका थीम था। तो जो मुख्य थीम था, याद रखिएगा, मुख्य विषय शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान।
जो विशेष तथ्य है, ध्यान रखिएगा, 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन 29 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच कोची, केरल में किया जाएगा। 12वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो है नवंबर 2019 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हुआ था। तो 2020, 19 और 21 तीनों को ध्यान में रखिएगा। 92 है, 23 अक्टूबर 2020 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? 23 अक्टूबर 2020 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? सही जवाब है 75वीं, यानी डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर स्मारक डाक टिकट जो है 23 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया और डाक विभाग के द्वारा यानी इंडिया पोस्ट के द्वारा यह जारी किया गया। संबंधित मंत्रालय केंद्रीय संचार मंत्रालय। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वर्षगांठ है 75वीं है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर प्रभावी हुआ था, इसको ध्यान रखना है। अगर विशेष में बात करें तो डाक विभाग ने पूर्व में 1954, 1985, 1995 में संयुक्त राष्ट्र की 9वीं, 40वीं और 50वीं वर्षगांठ पर इसी तरह के डाक टिकट जारी किए हैं। 93 है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा 2.5%। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% करने की जो है घोषणा की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि संबंधित मंत्रालय है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का जो लक्ष्य है 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक है। वर्तमान में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय है लगभग 1.15% है। अगर विशेष में बात करें तो स्वास्थ्य पर 15वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं में यही लक्ष्य शामिल है, जिसे केंद्र सरकार ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में स्वीकृति प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सत्वाधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सत्वाधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सत्वाधानम कार्यक्रम का शुभारंभ 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता डॉक्टर मेदसानी मोहन यानी तिरुपति में श्री कृष्ण देवराय सत्संग के तत्वाधान में हुआ। औधानम यह एक जो है औधानम का ध्यान रखिएगा, औधानम यह जो है एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है जिसमें क्लिष्ट साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की व्यक्ति की क्षमता का परीक्षा करना शामिल है। सत्वाधानम यानी 100 प्रश्नकर्ता या प्रचका, याद रखिएगा। 95 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल का जो उद्घाटन किया? सही जवाब है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रो पैक्स टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया गया 8 नवंबर 2020 को, ठीक है। और जो राज्य है वह गुजरात हजीरा, ध्यान रखिएगा, संबंधित जो राज्य है गुजरात हजीरा में। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजीरा तथा घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई। नौका पोत ओवज शिपनी तथा केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय किए जाने की घोषणा की। लाभ क्या है? इससे बेहतर संपर्कता के साथ जो है व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। 96 नंबर, अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस पर किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया? 2020 में अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया? सही जवाब है स्मृति ईरानी के द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया 7 अक्टूबर 2020 को। संबंधित मंत्रालय है, किसने जारी किया? तो वस्त्र मंत्रालय ने, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जारी किया था।
अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत का प्रीमियम कपास अब जो है विश्व व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा। जो भारत का प्रीमियम कपास है अब विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा। द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर उद्घोषणा हुआ। कपास कृषि से भारत के लगभग जो है 6 मिलियन कृषक जुड़े हुए हैं और भारत जो है कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत कपास का शीर्ष उपभोक्ता देश है और भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का 23% यानी 6 मिलियन टन लगभग जो है उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, भारत विश्व के कुल जैविक कपास उत्पादन का 51% उत्पादित करता है। पहला विश्व कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर 2019 को WTO के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो 7 अक्टूबर 2019 को पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया और किसने शुभारंभ किया? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 97। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 राष्ट्रपति की अनुमति 26 सितंबर 2020 को दिया गया और जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हैं कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है और अंग्रेजी है। जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वालों की संख्या जो है 0.16% है। कश्मीरी बोलने वाले लोगों की संख्या 53.26% है और डोगरी बोलने वालों की संख्या जो है 20.64% है और हिंदी बोलने वालों लोगों की जो संख्या है 2.30% है। तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के संसद में दिए गए वक्तव्य के अनुसार, ध्यान रखिएगा, 98 है, सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों के सहायता के लिए ई पीक जो है पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ई पीक पहाड़ी जो है पहाड़ी लिखा गया है, ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो सही जवाब है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। देखिए, ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च जो है सितंबर 2020 में हुआ और लॉन्च करता कौन थे? तो मुख्यमंत्री जो थे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, इन्होंने सितंबर 2020 में लॉन्च किया था और मोबाइल ऐप जो है ई पीक पहाड़ी है। ठीक है, ऐप जो विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा किसानों के लिए। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उनकी उपज की सही मूल्य दिलवाना तथा बेहतर बाजार मुहैया कराना है जो उद्देश्य है। 99 है, सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन? तो सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केरल सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना और इसका जो घोषणा तिथि है 27 अक्टूबर 2020 को इसने यह बात जो है मतलब की घोषणा की। और मुख्यमंत्री जो केरल के पिनराई विजयन है, इन्होंने 27 अक्टूबर 2020 को घोषणा की थी। ठीक है, और 1 नवंबर 2020 से योजना जो है लागू हो जाएगा और प्रथम चरण में सरकार जो है 16 प्रकार के सब्जियों और फलों का न्यूनतम मूल्य तय किया है। विशेष बात करें तो सब्जियों और फलों का न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है, बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपको मालूम है तमिलनाडु। और 19 सितंबर 2020 को जो है यह तिथि जो है मतलब ध्यान रखिएगा, इसने यह बात कही। और जो अनावरण करता है कि कौन है? तो तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई संबंधित जो नीतियां हैं, पहला है इसमें जो दिया गया तमिलनाडु साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन पॉलिसी 2020, तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी को बढ़ावा देना तथा अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 101 है,
अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया? अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया? सही जवाब है गाजियाबाद। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का जो है शुभारंभ हुआ, कब हुआ? तो अक्टूबर 2020 में मोदी नगर यानी गाजियाबाद में, और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। 150 टन प्रतिदिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादित करने की इस प्लांट की जो है क्षमता है। तो याद रखिएगा कुल क्षमता कितना है? तो 150 टन प्रतिदिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादित करने की। प्लांट की भंडारण क्षमता जो है 1000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो अन्य उपयोग है उद्योग जैसे फार्मा एवं केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में। विशेष में अगर बात करें तो फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य जो है समझौता हुआ था। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लांट का शिलान्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स पहल का शुभारंभ किया गया है, और इस पहल को किस संस्थान के द्वारा संचालित किया जाएगा? अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल को किस संस्थान के द्वारा संचालित किया जाएगा? सही जवाब है डी ऑप्शन, ट्राइफेड, आईआईटी कानपुर और छत्तीसगढ़ लघु वन उपज सहकारिता संघ, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेक फॉर ट्राइबल्स पहल का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2020 को किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने जो है इसको जो है शुभारंभ किया था। संचालनकर्ता कौन कौन है? तो ट्राइफेड है, आईआईटी कानपुर है, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज सहकारिता संघ है। और उद्देश्य क्या है? तो आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का दोहन करना, वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करना, और इनका जो स्थापना करके बाजार के नेतृत्व वाले मॉडल के माध्यम से अपनी आय को अनुकूलित करने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन कौशल से जोड़ना, आदिवासियों का समग्र विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2020-25 के तहत कितने राज्यों में नए गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2020-25 के तहत कितने राज्यों में नए गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही जवाब है 5। राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2020-25, इसके संदर्भ में जो चीजें हैं शेयर कर लेते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसे मंजूरी दी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में नए गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो है खोले जाएंगे। देखिए, उद्देश्य है 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करना है, और गिद्ध बचाव केंद्र जो है यानी वल्चर रेस्क्यू सेंटर जो है पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थापित होंगे। संरक्षण का माध्यम जो होगा एक्स सिटू और इन सिटू दोनों होगा। एक्स सिटू और इन सिटू क्या है? हम लोगों ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के डिस्कशन में इसको डिस्कस किया है। अन्य तथ्य क्या है? वर्तमान में देश के 9 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल जो है यहां पे सुरक्षित गिद्ध क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं, तथा शेष राज्यों में भी कम से कम एक जो है क्या होगा? सुरक्षित गिद्ध क्षेत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 104 नंबर है, सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। बी ऑप्शन। केरल सभी सार्वजनिक स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और इसने यह बात जो है 12 अक्टूबर 2020 को घोषणा किया। घोषणाकर्ता कौन है? तो मुख्यमंत्री, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने जो है 12 अक्टूबर 2020 को घोषणा की। और सार्वजनिक शिक्षा कायाकल्प मिशन जो है इससे संबंधित मिशन है। सहयोगी जो वित्तीय एजेंसी है वह केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन यानी KITE, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, नवंबर 2020 में आयुष मंत्रालय के द्वारा रणनीति
रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? सही जवाब है इन्वेस्ट इंडिया, सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। रणनीतिक नीति एवं सुविधा ब्यूरो विज्ञापन तिथि जो है 1 नवंबर 2020 को जारी हुआ। संबंधित मंत्रालय आयुष मंत्रालय है, संबंधित संस्थान आयुष मंत्रालय तथा इन्वेस्ट इंडिया। उद्देश्य क्या है? तो आयुष क्षेत्र के योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक रणनीतिक नीति इकाई की स्थापना करना। देखिए, SPAB के द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं, ज्ञान निर्माण एवं प्रबंधन, रणनीतिक और नीति निर्माण सहायता, राजनीति बेंचमार्किंग यानी आयुष क्षेत्र में समान दिशा निर्देश के लिए निवेश सुविधा और समस्या समाधान। विशेष क्या है? तो इन्वेस्ट इंडिया राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है जो भारत में निवेश अवसरों और विकल्पों के संदर्भ में निवेशकों को सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 106, अक्टूबर 2020 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने 172,000 वर्ष पूर्व की प्राचीन नदी की खोज कहां की है? अक्टूबर 2020 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने 172,000 वर्ष पूर्व की प्राचीन नदी की खोज कहां की है? सही जवाब है थार मरुस्थल में, यानी ए ऑप्शन। 172,000 वर्ष पूर्व प्रवाहित होने वाली नदी की खोज जो है अक्टूबर 2020 में जो है इसकी घोषणा की गई। शोध अध्ययन प्रकाशित जो है क्वार्टरली साइंस रिव्यूज, याद रखिएगा, शोध अध्ययन प्रकाशित हुआ था, कहां पर हुआ था? तो क्वार्टरली साइंस रिव्यूज जर्नल में। स्थान था मध्य थार मरुस्थल यानी बीकानेर राजस्थान में, और प्राचीनता क्या है? 172,000 वर्ष पूर्व है। शोधकर्ता समूह जो है कौन है? तो मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जर्मनी, अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। तो शोधकर्ता समूह जो है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था? पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था? सही जवाब है मिजोरम, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 जो है सितंबर 2020 में जारी किया गया। यह रिपोर्ट किस पर आधारित होता है? तो प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के मध्य 16,950 लोगों के प्रतिदर्श पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर यह रिपोर्ट जो है आधारित है। ध्यान रखिएगा। खुशहाली के 6 मापदंड हैं, कौन कौन है? तो काम है, रिश्ते हैं, स्वास्थ्य है, मानव सौहार्द, धार्मिक आध्यात्मिक झुकाव और कोविड-19 का प्रभाव है। शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वाले जो हैं वो है मिजोरम पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे पंजाब, तीसरे स्थान पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अंतिम 3 राज्य जो हैं वो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उड़ीसा। शीर्ष 3 बड़े जो राज्य हैं कौन कौन है? तो पंजाब है, गुजरात है, तेलंगाना है, और अन्य प्रमुख राज्यों का जो स्थान है उत्तर प्रदेश का 10वां है, बिहार का 25वां है, मध्य प्रदेश का 28वां है, राजस्थान का 31वां है। जो शीर्ष 3 छोटे राज्य हैं वो है मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। कोविड-19 का सर्वाधिक प्रभाव जो है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा पे रहा। कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर रहा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अक्टूबर 2020 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? अक्टूबर 2020 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सही जवाब है ई धरती जियो पोर्टल। ई धरती जियो पोर्टल, इसका शुभारंभ 21 अक्टूबर 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। पोर्टल का कार्य भूमि के नक्शे और लीज प्लान आदि को भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत करना और संपत्ति का प्रमाण पत्र भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से प्रदान करना। प्रमाण पत्र में निहित होंगे क्या क्या? तो इसमें संपत्ति के विवरण शामिल होंगे, जैसे भूमि का प्रकार क्या है, संपत्ति का प्रकार, आवंटन की तिथि क्या है, संपत्ति की स्थिति क्या है, भूखंड क्षेत्र क्या है, जमाबंदी नक्शा, ये सभी रहेंगे। और संपत्ति प्रमाण पत्र शुल्क जो होगा 1,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 109,
अक्टूबर 2020 में गुजरात सरकार ने किसके साथ विश्व का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए, अक्टूबर 2020 में गुजरात सरकार ने किसके साथ विश्व का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब होगा कौन? वेदांता समूह, बी ऑप्शन। विश्व के सबसे बड़े जस्ता गलाने के संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पे 14 अक्टूबर 2020 को समझौता पे समझौता हुआ इस दिन 14 अक्टूबर 2020 को। और समझौता के लिए गुजरात सरकार, वेदांता समूह से संबंध हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच जो है यह समझौता हुआ था। तो समझौता किन किन के बीच हुआ? गुजरात सरकार, वेदांता समूह से संबंध हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच। संयंत्र स्थल जो होगा वो तापी जिले गुजरात के दोसवाड़ा में, ठीक है। निवेश होगा 10,000 करोड़ रुपए। उत्पादन क्षमता 300 किलो टन प्रति वर्ष होगा और पहला चरण 2022 तक चालू होने की उम्मीद रखी गई है। विशेष क्या है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र होगा, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला यह संयंत्र है और इसको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किए? सही जवाब है 75 रुपए का, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किए। आपको याद रखने में आसानी होगी, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो FAO है इसकी 75वीं वर्षगांठ पर जो है सिक्का जारी किया गया, कितना का? तो 75 रुपए मूल्य का। 16 अक्टूबर 2020 को जो है यह जारी किया गया था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके 75वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो इस अवसर पर पीएम ने 8 फसलों की 17 नई जैव संवर्धित यानी बायोफर्टिफाइड जो बायोफर्टिफाइड किस्मों का है, इसमें यानी 17 नई जैव संवर्धित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। FAO के विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। FAO यानी जो FAO है, इसने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट्स है इसके रूप में जो है घोषित किए जाने संबंधी भारत के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा तत्व संबंधी प्रस्ताव 3 मार्च 2021 को अपनाया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? सही जवाब है बिहार। हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना जो है 21 सितंबर 2020 को शुभारंभ किया गया। उद्घाटन स्थल बिहार था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उद्देश्य था राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा उच्च गति का इंटरनेट सुविधा से जोड़ना। ध्यान रखिएगा, क्रियान्वयन 180 दिनों में 1000 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के साथ, जिसमें 650 करोड़ रुपए दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रदत्त है। ध्यान रखिएगा, बिहार के लाभार्थी गांवों की जो संख्या 45,945 है। सहयोगी कौन कौन है? तो दूरसंचार विभाग भारत सरकार है। लाभार्थी कौन कौन है? तो प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदी तथा प्रत्येक गांव के सार्वजनिक स्थल पर एक वाईफाई। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो केंद्र सरकार की 1000 दिनों में देश के सभी 6 लाख से अधिक गांवों यानी वर्तमान ग्राम पंचायत स्तर पर इसको उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र, इसने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के जो है 17 युवा प्रेरणाताओं की सूची में शामिल किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के 17 युवा प्रेरणाताओं की सूची में शामिल किया है? इनका नाम है उदित सिंघल। उदित सिंघल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के 17 युवा प्रेरणाताओं की सूची में शामिल भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो घोषणा हुआ था सितंबर 2020 में और संयुक्त राष्ट्र ने इसका घोषणा किया था। 17 युवा प्रेरणाताओं में शामिल भारतीय युवा का नाम है उदित सिंघल।
और कार्य क्या था, ग्लास 2 सैंड की स्थापना, ग्लास 2 सैंड की जो है स्थापना इसका कार्य है। कार्य जो है याद रखिएगा, ग्लास 2 सैंड क्या है, यह एक शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके माध्यम से दिल्ली में बढ़ते कांच के कचरे के निपटान का प्रयास किया जा रहा है। नामित युवाओं की जो आयु है 18 से 29 वर्ष के मध्य है, ध्यान रखिएगा। और 113 नंबर है, अक्टूबर 2020 में भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है प्रदान किया गया। अक्टूबर 2020 में भारत के कितने समुद्र तटों को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया। सही जवाब है 8 तटों को, याद रखिएगा 8 समुद्र तटों को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो है प्रमाण दिया गया है। और कब दिया गया, तो अक्टूबर 2020 में ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त समुद्र तटों की जो संख्या वो 8 है। ये 8 जो समुद्र तट हैं स्थित हैं 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। प्रमाणन प्राप्त समुद्र तट जो है शिवराजपुर द्वारका गुजरात, घोघला दीव, कसरगोडा और पाडुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रसीकोंडा आंध्र प्रदेश और गोल्डनपुरी उड़ीसा और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा समुद्र तट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा सेवाओं, पर्यावरणीय उपयुक्तता आदि संबंधी निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण से युक्त वर्तमान में 49 देशों के 4820 समुद्र तट, मरीना एवं पर्यटन नौका ऑपरेटर जो ब्लू फ्लैग प्रमाण से युक्त हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक ब्लू फ्लैग प्रमाण वाला जो देश है, प्रमाणन वाला देश है, वो है स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति के द्वारा भारत तृतीय पुरस्कार से सम्मानित तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ब्लू फ्लैग सर्वश्रेष्ठ अभ्यास प्रतियोगिता 2020 के अंतर्गत विशेष क्या है, तो सितंबर 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत भारत के अपने इको लेवल बीम्स की शुरुआत की है, ठीक है। 114 नंबर है, सितंबर 2020 में संसद के द्वारा पारित कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, आपको विचार करके बताना है। पहला कथन है 5 जून 2020 को लाए गए अध्यादेशों को अधिनियमों का रूप देने के लिए इन विधेयकों को तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है। दूसरा कथन है इन विधेयकों को लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को पारित किया और राज्यसभा ने 20 सितंबर 2020 को पारित किया। सही जवाब है उपयुक्त सभी, सी ऑप्शन। देखिए, संसद के द्वारा पारित 2 अहम कृषि कानून, ठीक है, संबंधित अध्यादेश लाए गए थे 5 जून 2020 को। विधेयकों की लोकसभा में प्रस्तुत तिथि जो है 14 सितंबर 2020 कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा के द्वारा पारित हुआ, 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने पारित कर दिया और 24 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दे दी और 27 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में यह अधिसूचित हो गया। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 के बारे में देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है, यह किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। किसान एवं कृषि व्यापारी कृषि उपज को मंडी के बाहर भी सरलता पूर्वक क्रय विक्रय कर सकेंगे। यह किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा। कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम 2020 के बारे में देख लेते हैं। पहला इसमें जो बातें कही गई है कि कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से सीधा जोड़ना, कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व ही किसान को उनकी उपज के दाम निर्धारित कर देना और कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को जो है बढ़ावा देना। अगर अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो इनके अतिरिक्त 5 जून 2020 को ही प्रख्यापित आवश्यक वस्तुएं अध्यादेश 2020 के लिए भी विधेयक संसद के द्वारा सितंबर 2020 में पारित किया गया, जिसने राष्ट्रपति के द्वारा 26 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अधिनियम का रूप लिया। किसान संगठनों के द्वारा इन अधिनियमों का भारी विरोध किए जाने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 12 जनवरी 2021 को उपयुक्त तीनों अधिनियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 115 है, नवंबर 2020 में किस राज्य के सरकार ने पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया? नवंबर 2020 में किस राज्य के सरकार ने पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया? सही जवाब है हरियाणा, सी ऑप्शन। देखिए, पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का जो अधिकार है, ध्यान रखिएगा, यह विधेयक जो है हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 जो है दूसरा संशोधन हुआ। 6 नवंबर 2020 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ। पंचायत सदस्यों के द्वारा अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने पर उन्हें वापस बुलाने का अधिकार है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो है यह संशोधन हुआ और विधेयक का जो उद्देश्य है निर्वाचित सदस्यों को अपने मतदाताओं के प्रति जो है जवाबदेही बढ़ाना। तो विधेयक का जो उद्देश्य है निर्वाचित सदस्यों की अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ाना। अन्य प्रमुख जो प्रावधान है, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 50% महिला आरक्षण। विधेयक के या जो विधेयक है इसमें पिछड़े वर्ग के अधिक वंचित वर्ग को जो है 8% का आरक्षण। अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, पहला है निकाय के सदस्य को वापस बुलाने के लिए वार्ड या ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्यों को लिखित देना होगा कि वे कार्यवाही आरंभ करना चाहते हैं। इसके बाद एक गुप्त मतदान होगा जिनमें बुलाने के अधिकार के लिए 2/3 सदस्यों को उनके खिलाफ मतदान करने की आवश्यकता होगी। 116 नंबर प्रश्न है, भारत के सबरूम यानी त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने के लिए निर्मित मैत्री सेतु की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 1.9 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो मैत्री सेतु है, मैत्री सेतु यानी फेनी सेतु का लोकार्पण 9 मार्च 2021 को हुआ। लोकार्पणकर्ता जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है लोकार्पण किया। संबंधित मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस नदी पर जो है, तो फेनी नदी पर, भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश में बहने वाली यह नदी है और इसी नदी पर जो है यह जो है बांध जो है यानी जो सेतु है बना है। और सेतु की जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर है और लागत है 133 करोड़ रुपया। संबंधित देश कौन कौन है, तो भारत है और बांग्लादेश है। सबरूम तथा चटगांव के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। उद्देश्य क्या है, तो बांग्लादेश के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ संपर्क में बेहतरी लाना। विशेष क्या है, इस पुल के निर्माण से कोलकाता और चटगांव बंदरगाहों से माल के ढुलाई में जो है बढ़ोतरी होगी। 117 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2020 में अधिनियमित महामारी रोग अधिनियम 2020 में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? सितंबर 2020 में अधिनियमित महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, महामारी रोग अधिनियम 2020 जो है 19 सितंबर 2020 को राज्यसभा के द्वारा और 21 सितंबर 2020 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया और 28 सितंबर 2020 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे अधिनियम के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया गया। महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो है संशोधन हुआ था। उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ घटित घटनाओं को रोकने के लिए। सजा का जो प्रावधान है, हमला करने पर न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 5 वर्ष तक और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास की अवधि जो है न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष है। जुर्माने का प्रावधान 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है और गंभीर चोट पहुंचाने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक है। विशेष क्या है, तो FIR के 30 दिनों, FIR जो होगा इसके 30 दिनों के भीतर निरीक्षक पद के अधिकारी के द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी तथा सुनवाई 1 वर्ष में पूरी की जाएगी। विशेष है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है घटना चक्र का जितना भी पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, इससे संबंधित जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज वीडियो कम्युनिटी में मिल जाएगा। आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।